विद्यार्थियों, पाठ चल रहा है अपना चौथा, जिसमें हम जान रहे हैं मुस्लिम आक्रमणों के बारे में। मुस्लिम आक्रमण में अभी अपना चल रहा है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में कल हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमण को कंप्लीट जान लिया था, जिसमें हमने जाना कि मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में 2 बार भारत पर महत्वपूर्ण आक्रमण किए। पहले आक्रमण में मोहम्मद गोरी हार गया, दूसरे आक्रमण में मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली हिंदू शासक था, जो अपनी कुछ गलतियों की वजह से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों हार गया। तो वो जानकारी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम तुर्क आक्रमण में आगे जानेंगे। राजस्थान का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुआ हमीर चौहान। तो हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक हमीर चौहान के बारे में आज जानेंगे। तुर्क आक्रमण में ही हमीर चौहान राजस्थान का एक शक्तिशाली शासक था। ये भी चौहान वंश का ही शासक था। हमीर चौहान के समय भी राजस्थान में तुर्क आक्रमण हुए। तो हम तुर्क आक्रमणों को पढ़ रहे हैं। हमीर चौहान के समय भी राजस्थान में तुर्क आक्रमण हुए, इसलिए हम हमीर चौहान के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हमीर चौहान के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अलग एक जानकारी देखते हैं, क्योंकि उस जानकारी को समझे बिना हमीर चौहान के समय में जो तुर्क आक्रमण हुए वो हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार हम अलग से हमीर चौहान को छोड़कर अलग से जानकारी लेते हैं, उसके बाद में फिर हम हमीर चौहान के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कल हमने जाना था कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1192 ईस्वी में किया था, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और मोहम्मद गोरी का दिल्ली और अजमेर क्षेत्र पर अधिकार हो गया। दिल्ली व अजमेर क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। इन दोनों क्षेत्रों पर पहले पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने परास्त किया और मोहम्मद गोरी का इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। अधिकार हो जाने के बाद में कुछ समय तक तो मोहम्मद गोरी स्वयं दिल्ली और अजमेर पर शासन करता रहा। उसके बाद मोहम्मद गोरी अपने इस क्षेत्र को अपने एक गुलाम को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। तो यह युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध ने पहली बार भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली थी। पहली बार कोई तुर्क शासक था जो भारत में किसी बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल हुआ था। यानी भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डालने वाला या तुर्क साम्राज्य की शुरुआत करने वाला जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। इस युद्ध के बाद में ही पहली बार किसी तुर्क मुसलमान का भारत के क्षेत्र पर अधिकार हुआ था। उसने भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली थी। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर क्षेत्र पर अधिकार किया। कुछ समय तक तो स्वयं मोहम्मद गोरी इन क्षेत्रों पर अधिकार करके शासन करता रहा। कुछ साल बाद मोहम्मद गोरी इन क्षेत्रों को छोड़कर वापस गजनी लौट गया। गजनी जाने से पहले अपने ये जीते हुए क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम को सौंप दिए थे। मोहम्मद गोरी के स्वयं के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मोहम्मद गोरी अपने गुलामों को ही अपना पुत्र समझता था।
तो मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी लौटता है तो लौटने से पहले मोहम्मद गोरी का एक प्रसिद्ध गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी जब गजनी लौटता है तो लौटने से पहले अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी यह कहकर कि अब मेरे जीते हुए क्षेत्र दिल्ली और अजमेर पर तुम राज करो, यह कहकर मोहम्मद गोरी स्वयं तो गजनी लौट जाता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यह क्षेत्र सौंप कर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था तो इसने अपना अलग से एक वंश चलाया जिसका नाम इसने गुलाम वंश रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली व अजमेर में गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी के जाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर पर शासन चलाया और दिल्ली और अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी या वास्तविक रूप में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। वैसे तो मुस्लिम साम्राज्य की नींव मोहम्मद गोरी डालकर चला गया, लेकिन वास्तविक रूप से भारत में मुस्लिम शासन की नींव डालने वाला जो शासक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली वास्तविक रूप से। भारत में वास्तविक रूप से पहली बार दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली 1206 ईस्वी में। अब जो तुर्क मुसलमान थे, ये तुर्क मुसलमान या तुर्क शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे। तुर्क शासकों की ये बिल्कुल खास बात है कि तुर्क शासक अपने आप को सुल्तान कहकर पुकारते हैं। तो तुर्क शासक अपने आप को मुसलमान कहते थे, इसलिए दिल्ली में जो मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। ये अपने आप को सुल्तान कहते थे तो दिल्ली पर सुल्तानों का अधिकार हो गया। तो दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई और दिल्ली पर सुल्तानों का अधिकार हो गया, इसलिए दिल्ली साम्राज्य के नाम से नहीं जानकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने लगी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक चली थी। यहां दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली क्षेत्र, सल्तनत का मतलब सुल्तानों का राज। दिल्ली पर सुल्तानों का राज रहा। उस समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अलग अलग सुल्तानों के समय में घटता या बढ़ता रहा। कुछ सुल्तान तो ऐसे हुए जिनके समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र छोटा सा रह गया, तो कुछ सुल्तान इतने शक्तिशाली भी हुए कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक चली थी। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गुलाम वंश का शासक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो यहां पर हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पहली बार
वास्तविक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। तो दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग समय में अलग अलग मुस्लिम वंशों ने राज किया। ये सारे के सारे मुस्लिम वंश तुर्क जाति से संबंधित थे, इसलिए ये सब सुल्तान कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले जिस वंश ने राज किया वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। इस गुलाम वंश में पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान हुई, उसके बाद में बलबन हुआ, आखिर राजा क्यूमर्स हुआ, उसके बाद में फिर अगला वंश आ गया। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश था, जिसने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में दूसरा वंश खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद में तीसरा वंश आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा वंश आया सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला जो चौथा वंश आया मुस्लिमों का वह सैयद वंश था। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। सैयद वंश के बाद में पांचवा वंश आया लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। तो यहां पर आप देख रहे हो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और इसका अंत 1526 ईस्वी में हुआ। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम वंश था और अंतिम वंश लोधी वंश था। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश जिसने 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद में सैयद वंश आया जिसने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम वंश लोधी वंश आया जिसने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ये सभी के सभी वंश मुस्लिम वंश थे और इन वंशों में अलग अलग समय पर अलग अलग शासन हुए। जैसे कि गुलाम वंश में हमने जाना, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में अगला राजा इल्तुतमिश बना, फिर रजिया सुल्तान बनी, फिर बलबन बना। बलबन के बाद में अंतिम शासक क्यूमर्स आया। क्यूमर्स को हराकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद शाह खिलजी आया। इस प्रकार शासक होते रहे। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक आया। इस प्रकार अनेक शासक आते रहे इन वंशों में और उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो जिस समय दिल्ली पर सुल्तानों का राज रहा, ये सभी के सभी वंश इनके अंदर जो राजा हुए थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो जिस समय इन सुल्तानों का राज दिल्ली पर रहा, दिल्ली साम्राज्य के नाम से नहीं जानकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी गुलाम वंश के साथ में और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति 1526 ईस्वी में हुई थी लोधी वंश के साथ में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की।
और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था 1526 ईस्वी में। उस समय था लोधी वंश का राज, और लोधी वंश में उस समय शासक था इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 ईस्वी में हुआ था लोधी वंश के समय में। लोधी वंश का उस समय शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी के समय में ही 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी, और दिल्ली में एक नया मुस्लिम वंश आ गया था जिसको मुगल वंश कहा जाता है। मुगल वंश भी मुस्लिम जाति से संबंधित ही वंश था। मुगल भी मुसलमान ही थे, लेकिन मुगल तुर्क शाखा से संबंधित नहीं होकर मुगल जाति के मुसलमान थे, तो वो अलग मुसलमानों में आते हैं। मुगल भी मुसलमान थे, लेकिन वो मुगल शाखा से संबंधित थे। ये सब मुसलमान हैं, लेकिन ये तुर्क शाखा से संबंधित हैं। तो ये अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसलिए इनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। इन वंशों में हम देखते हैं कि इनमें जो शुरुआत के 4 वंश हैं ये तुर्क जाति से संबंधित थे, तुर्क जाति से। और इनमें जो अंतिम वंश है ये तुर्क जाति से संबंधित नहीं था, ये मुसलमानों की अफगान जाति से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत के 4 वंश हैं ये तुर्क जाति से संबंधित थे, अपने आप को सुल्तान कहते थे। और जो अंतिम वंश था लोधी वंश, ये मुसलमानों की अफगान शाखा से संबंधित था। जिस प्रकार हिंदुओं में अलग अलग जातियां होती हैं, उसी प्रकार मुसलमानों में भी अलग अलग जातियां होती हैं। तुर्क जाति के मुसलमान अलग हैं, मुगल जाति के मुसलमान अलग हैं, अरब जाति के मुसलमान अलग हैं, अफगान जाति के मुसलमान अलग हैं। तो शुरुआत के 4 वंश तुर्क जाति के मुसलमान थे, और जो अंतिम वंश था ये अफगान जाति के मुसलमान थे। अब इस लोधी वंश को भी दिल्ली सल्तनत में इसलिए शामिल किया गया, अफगान जाति का होते हुए ये तुर्क जाति से संबंधित नहीं था, फिर भी इसको दिल्ली सल्तनत में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि लोधी वंश के जो शासक थे वो भी अपने आप को सुल्तान ही कहते थे। इसलिए सुल्तानों का शासन, इसी के आधार पर दिल्ली का नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। तो लोधी वंश तुर्क जाति का न होते हुए भी दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जाता है, क्योंकि उन लोधी वंश के शासक भी अपने आप को सुल्तान कहकर ही पुकारते थे। तो ये हमने दिल्ली सल्तनत की जानकारी ली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और दिल्ली सल्तनत का अंत 1226 ईस्वी में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के समय हुआ। इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था मुगल वंश के शासक बाबर से 1526 ईस्वी में। उस युद्ध को पानीपत का युद्ध कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के शासक बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर जीत गया। बाबर के जीतते ही लोधी वंश समाप्त हो गया। लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई, और दिल्ली पर एक नए वंश मुगल वंश की शुरुआत हो गई। तभी से दिल्ली सल्तनत नहीं जानकर मुगल साम्राज्य के नाम से जानी जाने लगी। तो ये जानकारी तो मुस्लिम शासकों से संबंधित है। यहाँ हम तुर्क आक्रमण को पढ़ रहे हैं। तो तुर्क आक्रमण में हमने कल मोहम्मद गोरी के आक्रमण को जाना था। तो मोहम्मद गोरी का जो 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध था, इस द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया। यही वह पहला युद्ध था जब भारत में वास्तविक रूप से मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो यदि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजित होता तो शायद इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने नहीं होती, मुस्लिम साम्राज्य भारत में शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया, जिसकी वजह से उसके गुलाम ने ये वंश स्थापित किए। फिर आगे इस प्रकार से मुस्लिम वंश चलते रहे भारत में। तो इस जानकारी को आप ध्यान रखें। इसी जानकारी में अभी हम जान रहे थे हमीर चौहान के बारे में। तो हमीर चौहान राजस्थान के एक हिंदू राजा थे। हमीर चौहान के समय राजस्थान पर तुर्कों के आक्रमण हुए।
इसलिए हम तुर्क आक्रमण में हमीर चौहान को पढ़ रहे हैं। ये जानकारी बताने का उद्देश्य ये था कि हमीर चौहान के समय कौन से तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया था, तो उसमें ये खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के तुर्क मुसलमान थे, उन खिलजी वंश के तुर्क मुसलमानों ने हमीर चौहान पर आक्रमण किया था। तो हम हमीर चौहान की जानकारी में इस खिलजी वंश के शासकों को पढ़ेंगे। ये खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था और तुर्क मुसलमान ही थे। तो इन खिलजी वंश के तुर्क मुसलमानों ने हमीर चौहान पर आक्रमण किए थे, तो वो जानकारी हम आगे देखेंगे। तो तुर्क आक्रमण में हम हमीर चौहान के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमीर चौहान राजस्थान के एक हिंदू शासक थे। हिंदू धर्म में राजपूतों में चौहान वंश है, उस चौहान वंश में शासक हुए थे हमीर चौहान। हमीर चौहान राजस्थान में उस समय राज्य था रणथंभोर। हमीर चौहान राजस्थान में रणथंभोर राज्य के शासक थे। हमीर चौहान का शासनकाल 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रहा। हमीर चौहान का शासनकाल 1282 में ये राजा बने और 1301 ईस्वी तक ये रणथंभोर के राजा रहे थे। तो रणथंभोर जो अपने राजस्थान में है, उस रणथंभोर के प्रसिद्ध शासक हुए थे हमीर चौहान, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमीर चौहान रणथंभोर राज्य के शासक थे और अपने समय के ये संपूर्ण भारत के, संपूर्ण राजस्थान के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अपने समय के संपूर्ण राजस्थान के सबसे शक्तिशाली शासक थे हमीर चौहान, जो रणथंभोर के शासक थे, चौहान शाखा से संबंधित थे। हमीर चौहान के बारे में हम जानते हैं। हमीर चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह और यह अपने पिता की तीसरी संतान थे, तीसरे पुत्र थे ये। इनसे बड़े दो भाई और थे इनके, तो जैत्र सिंह के पुत्र थे ये और जैत्र सिंह के तीसरे नंबर के पुत्र थे। इनसे बड़े दो पुत्र और थे, लेकिन अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे होने के बावजूद भी हमीर चौहान सबसे योग्य और सबसे काबिल थे। इसलिए इनके पिताजी जैत्र सिंह ने अपने जीते जी अपने सबसे छोटे पुत्र हमीर चौहान का ही रणथंभोर की गद्दी पर राज्याभिषेक किया, क्योंकि अपने तीनों भाइयों में दोनों भाइयों से ज्यादा योग्य थे। इसलिए इनकी योग्यता को देखते हुए इनके पिताजी जैत्र सिंह ने जीते जी 1282 ईस्वी में रणथंभोर राज्य पर इनका राज्याभिषेक कर दिया। इस बात को लेकर इनके जो दो भाई थे उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि ये अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर रणथंभोर के शासक बने थे और अपने इनके पिताजी ने स्वयं ने ही इनका राज्यारोहण किया। तो 1282 में शासक बनने के बाद में हमीर चौहान ने 1288 ईस्वी में वही दिग्विजय की नीति अपनाई। ये दिग्विजय की नीति हमने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा, उसी समय जान लिया था। इसका मतलब दिग्विजय नीति का मतलब क्या होता है।
दिग्विजय की नीति का मतलब होता है कि कोई शासक संपूर्ण भारत का सम्राट बनने की सोच रखता है, इस सोच को ही दिग्विजय की नीति कहते हैं। दिग्विजय की नीति पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनाई थी। यही दिग्विजय की नीति हमीर चौहान ने भी अपनाई। 1282 में शासक बनने के बाद कुछ समय बाद 1288 में हमीर चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और अपने आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमीर चौहान एक वीर योद्धा थे और एक कुशल राजा थे, तो अपनी सेना को इस प्रकार से संगठित किया हमीर चौहान ने कि उसकी सेना आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करती है। 1289 ईस्वी में मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक समर सिंह। 1289 ईस्वी में हमीर चौहान ने मेवाड़ के शासक समर सिंह से युद्ध किया और समर सिंह को भी युद्ध में परास्त कर दिया। समर सिंह ही एकमात्र ऐसा राजा बचा हुआ था जिसको हमीर चौहान ने अपने दिग्विजय नीति के तहत हराया नहीं था। लेकिन एक साल बाद 1289 में ही समर सिंह को भी हमीर चौहान ने परास्त कर दिया। तो इस प्रकार हमीर समर सिंह को परास्त करने के बाद में हमीर चौहान संपूर्ण राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया और हमीर चौहान ने जो रणथंभौर का शासक था, इसने संपूर्ण राजस्थान में अपनी धाक जमा ली और ये संपूर्ण राजस्थान का एक शक्तिशाली शासक हो गया।